हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। स्टूडेंट्स, आज जो है हम हमारे ग्रेविटेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम ग्रेविटेशन पार्ट 1 करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे, सबसे पहले उन्हें जानते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसका एजेंडा क्या है। तो बच्चे, एजेंडा की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स को, गुरुत्वाकर्षण बल का डिस्कशन करेंगे। क्या फोर्स है, क्या किस टाइप का होता है, कैसा इसका नेचर है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। दूसरा जो है, इस फोर्स से रिलेटेड हमारे पास एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी लॉ के अंदर हमें एक कांस्टेंट पढ़ने को मिलता है कैपिटल जी, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इस सेशन को एंड करेंगे एक छोटे से क्विज के साथ। तो ये जो है हमारा आज का एजेंडा है जिस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये कैसा फोर्स होता है, क्या है इसका डेफिनेशन। तो बच्चे क्या कहते हैं, ईच बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ विद अ फोर्स। तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। मतलब क्या है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, मतलब जो भी मास वाली बॉडीज हैं, मास वाली बॉडीज को हम क्या कहते हैं, मैटर। तो बच्चे जो मैटर है, तो मैटर का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। हर एक मैटर दूसरे मैटर को, जिसका भी मास है, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी m1 मास की है और दूसरी बॉडी मेरे पास कौन सी है, m2 मास की है, और इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा मान लीजिए डिस्टेंस है r। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, दे बोथ आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों की दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगाएंगी। तो इसी आकर्षण बल को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली ये फोर्स है कैसी, तो ये एक कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब ये फोर्स लगता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो ये फोर्स जो है ये बॉडीज के मासेस की वजह से लगता है। तो व्हाई दिस फोर्स यूज्ड टू एक्ट, ड्यू टू किसकी वजह से, मासेस की वजह से। तो बॉडीज के मासेस की वजह से लगता है। अब इस फोर्स की डिस्कवरी किसने करी थी, मतलब किस बंदे ने बताया कि भाई ये फोर्स लगता है। तो बच्चे ये किसने डिस्कवर किया था, सो दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। तो दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये डिस्कवर किया था आइजैक न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या कहा था कि जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया कि भाई, कहता देखो भाई अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो, इस तरह से ऊपर जाती है, वो फिर नीचे आ जाती है। मतलब अर्थ क्या है, हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जिस फोर्स से करती है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो इफेक्ट बनता है उस इफेक्ट को हम किस नाम से बुलाते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक इफेक्ट है जिसका कॉज कौन है, जिसके पीछे का कारण है ये फोर्स। अब बच्चे बात करें अगर हम इस फोर्स की, तो सबसे पहले जो ये फोर्स है इसका नेचर कैसा है, तो बात करेंगे इसके नेचर की। तो सबसे पहला मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये कैसी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव होती है, हमेशा ही आकर्षण बल के रूप में लगेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो दो चार्जेस के बीच में होती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब मेरे पास मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक मास m1 है, दूसरी मास क्या है, m2 है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस है, चाहे इन दोनों के बीच में वैक्यूम हो, चाहे वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो, स्टील हो, कोई भी, मतलब इन दो बॉडीज के बीच में कोई मर्जी मीडियम हो, जो ये एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, वो फोर्स डिपेंड नहीं करती। मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, ये बात याद रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर जाती हैं, ग्रेविटेशनल नहीं करती है। थर्ड नेचर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है।
तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? अगर हम बात करें विच फोर्स इज ए कंजर्वेटिव वन, तो बच्चे बेसिकली अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, यहां से फिर से रिपीट कर देना, ओके। तो बच्चे ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? तो बच्चों देखिए फोर्सेस जो होती हैं, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रिक्शन जो है दो बॉडीज के बीच में लगता है और वो दोनों बॉडीज के बीच में कैसा सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली बोले वो पाथ डिपेंडेंट होती है, जितना पाथ रफ होगा उतनी ज़्यादा लगेगी। विस्कस फोर्स पाथ डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है, एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है, दोनों के बीच में जैसा मर्जी पाथ हो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये उस बॉडी के सेंटर से लेकर दूसरी बॉडी के सेंटर तक लगती है। तो जो बॉडीज पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। कौन से फोर्सेस के नाम से बुलाते हैं बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम से बुलाते हैं। तो बहुत सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी कंजर्वेटिव हैं। और ग्रेविटेशन फोर्स एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर लगती है, इस वजह से इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। किस तरह के फोर्स के नाम से बुलाते हैं? सेंट्रल फोर्स के नाम से बुलाते हैं। और ये जो है यहाँ से इस बॉडी के सेंटर से लेकर इस दूसरी बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करती है। उसके अलावा इसका रेंज कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है और इसका रेंज कितना होता है? इनफाइनाइट, ये इसका रेंज रहता है। अब बच्चे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, अब मेरे पास दो मासेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मासेस हैं। मान लीजिए m1 छोटा है, m2 बड़ा है, और दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये F1 लगाएगा, ये F2 लगाएगी। तो बच्चे कौन सा फोर्स बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो देखिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मास पे डिपेंड करती है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। मतलब म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि अगर ये m1 मास m2 मास को F1 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन क्या हुआ? F1 हुआ, तो रिएक्शन कैसा होगा? इक्वल होगा और अपोजिट होगा। मतलब जब भी दो बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगी वो फोर्सेस सेम रहती हैं, ये बात याद रखनी है, फोर्सेस हमेशा सेम रहेंगी। तो यहां से थोड़ा सा कट कर लेना, ओके, थोड़ा सा छींक आ गई थी तो कट कर लेना। तो बच्चे याद रखना है ये जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। तो अगर m1 बॉडी m2 पे F1 फोर्स लगाएगी तो m2 जो है वो भी m1 पे F जो है, कट कर देना, दोबारा बोल रहा हूँ। तो बच्चे जो हमारी कंजर्वेट यहाँ से बोलना, ओके, यहाँ से स्टार्ट करना मार्टिना। तो बच्चे जो बॉडीज हैं एक दूसरे पे जो है क्या है, इक्वल फोर्स लगाएंगी। m1 जो है m2 पर F1 फोर्स लगाएगा और m2 जो है m1 पर F2 फोर्स लगाएगा, जो इक्वल होगी F1 के, लेकिन अपोजिट होगी डायरेक्शन में। तो ये बच्चे हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशन फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक लॉ की मदद से, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद फोर्स। तो इसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। अब इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो फोर्स होती है ये दोनों बॉडीज के मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हमने पढ़ा है डिस्टेंस के क्या होती है? स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है। अब ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अब जब इसकी प्रोपोर्शन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम कैपिटल G से लिखते हैं। ये कांस्टेंट क्या है हम इसे आगे जानेंगे। उससे पहले बच्चों इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो लॉ है ये ऑल ओवर द यूनिवर्स एप्लीकेबल होता है। तो आप इसको जहां मर्जी लगाएंगे, चाहे सन पे, मून पे,
किसी भी जगह पे लगाएंगे अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो G है, कैपिटल G, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बुलाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है। और ये वैल्यू किसने दिया था? तो इस कांस्टेंट को यूज तो न्यूटन ने किया, लेकिन इसकी वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दी थी स्टूडेंट्स? हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये जो कांस्टेंट है ये ऑल ओवर द यूनिवर्स कांस्टेंट रहेगा। एक तो हम छोटा जी पढ़ते हैं जिसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, वो अलग चीज है, वो है एक्सेलरेशन, वो चेंज होती रहती है। लेकिन जो कैपिटल जी है ये सब जगह सेम रहेगा, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? तो अगर हम बात करें इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, तो वो होता है m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा जो है आज का कॉन्सेप्ट। अब जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो रेडी हैं? तो बच्चे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून्स ग्रेविटेशन। एक बार वेट करेंगे, ओके? थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेना। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे इस क्विज को हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून्स ग्रेविटेशन। तो चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, मून्स ग्रेविटेशन इज 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशन, मून्स ग्रेविटेशन इज 1/6 ऑफ मार्स ग्रेविटेशन, मून्स ग्रेविटेशन इज 1/6 ऑफ मास ग्रेविटेशन, मून्स ग्रेविटेशन इज 1/8 ऑफ मास ग्रेविटेशन। तो बच्चे देखिए, जो मून है वो साइज में भी छोटा है, मास में भी छोटा है, किससे? अर्थ से। इसलिए जो मून ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है किसी बॉडी पे, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है? 1/6 होता है। ओके, तो बात करेंगे अगर हम यहाँ पर मून की ग्रेविटेशन फोर्स की, तो वो कितनी होती है? अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स का 1/6 होती है। इसीलिए तो हम जब मून पे जाते हैं तो हम ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है। क्यों कम है? ड्यू टू लेस ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों ग्रेविटेशन फोर्स क्यों कम है? क्योंकि मून का मास भी कम है, रेडियस भी कम है। तो क्या आंसर आएगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट हैपन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फर्स्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज 4 टाइम्स, सेकंड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ट्रिपल्ड, थर्ड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज हाफ्ड, फोर्थ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डबल्ड। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो दोनों मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक भी मास वेरी करेगा तो फोर्स वेरी कर जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक का मास कितना है? m1 कितना है? अभी m है, ओके? लेकिन m2 जो है वो चेंज हो गया, कितना हो गया? वो हो गया 2m2। ये अभी m1 ही है, ओके? तो बच्चे अगर मास दो डबल नहीं हो रहे, एक ही डबल हो रहा है, तो अगर एक भी मास डबल होगा तो जो फोर्स आएगी वो क्या हो जाएगी? m1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m2। तो फोर्स की वैल्यू जो है पिछली 4 के मुकाबले डबल हो जाएगी। अगर दोनों मासेस डबल हो जाते तो 4 टाइम हो जाती, अगर दोनों मासेस हाफ हो जाते तो 1/4 हो जाती, अगर एक मास हाफ होता तो 1/2 हो जाती। लेकिन यहाँ पर एक मास डबल हो रहा है तो इसीलिए फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? फर्स्ट, रिपल्सिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्टिव होता है, मासेस की वजह से लगता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए ये कैसा फोर्स होता है? एक
कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो स्टूडेंट्स अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट ओनली द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ, द अर्थ एंड मून बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, थर्ड ओनली द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, फोर्थ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जब भी दो बॉडीज जिनके मास होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ए फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मून का भी मास है, अर्थ का भी मास है, तो दोनों के दोनों ही एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? दे बोथ आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। तो बच्चों आज जो है हम ग्रेविटेशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने एक लॉ पढ़ा था जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जानते हैं। तो बच्चे आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे ग्रेविटेशन टॉपिक से रिलेटेड है, सबसे पहले उसे जानते हैं। तो बच्चे बात करेंगे आज के एजेंडा की, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। आज हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेविटी। क्या है ग्रेविटी? तो लास्ट सेशन में भी मैंने थोड़ा सा तुम्हें एक बताया था कि ग्रेविटी क्या होती है। आज भी हम इसके बारे में जानेंगे और इसी के साथ साथ हम एक क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में हम इसे गुरुत्व त्वरण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये क्या होती है, इससे रिलेटेड जितने भी जो है हमारे पास रिलेशंस हैं या जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे हम पढ़ेंगे और इस सेशन को एंड करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्विज के साथ। तो बच्चों ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। तो इसी एजेंडा पे हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? व्हाट इज ग्रेविटी? गुरुत्व क्या है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि देखो जो बॉडीज होती हैं, मतलब मैटर जो है, हर एक मैटर हर एक दूसरे मैटर पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ भी लगाती है हम पे। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अर्थ उसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ ने अट्रैक्ट किससे किया? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक रीजन है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करते हैं और वो जो नीचे फॉल है, वो जो इफेक्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या आएगा? फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो उसी को ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स और जो इफेक्ट है, फॉल डाउन का जो इफेक्ट है, दैट इफेक्ट इज ग्रेविटी। ओके, अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ये बच्चे हमारा क्या है? ग्रेविटी है। यहाँ से थोड़ा सा कट कर देना। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या है? ग्रेविटी। तो सिंपल भाषा में बोलें, ग्रेविटी क्या है कि जिस फोर्स से या जो ग्रेविटेशन पुल अर्थ हम पे या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है उस पर लगाती है, उसको ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। अब ग्रेविटी ये था ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में न्यूटन ने बताया। अब उसके बाद बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो बच्चे सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट समझना है। सबसे पहले है क्या चीज़ ये? तो बच्चों हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जैसे यहाँ पे एप्पल था, इस जगह पे था, अब एप्पल नीचे क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया। तो जब अर्थ फोर्स लगाती है या कोई भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो बॉडी क्या करती है? वो एक्सेलरेट करती है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलरली इस एप्पल के ऊपर अर्थ ने कौन सी फोर्स लगाई? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस एप्पल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उस एक्सेलरेशन को हम किस नाम से जानते हैं? दैट एक्सेलरेशन इज नोन बाय द नेम ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। तो नाम में ही डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका फॉर्मूला होता है gm/r²।
अब ये किस किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये बॉडी के मास पे, शेप पे, साइज पे नहीं करता। मतलब मेरे पास एक 10 किलो की बॉल है, एक 100 kg का बॉल है, दोनों को अगर मैं रिलीज करूंगा, यहाँ से छोड़ दूंगा, तो दोनों की दोनों बॉल्स सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगी जब बीच में कोई एयर ड्रैग ना हो। दोनों पे सेम जो है फोर्स लगेगा, फोर्स डिफरेंट रहेगा लेकिन दोनों में जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेम रहेगा। तो बच्चे इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चे ये बॉडी के मास पे नहीं डिपेंड करता, समझ आया? तो अगर अर्थ है, अर्थ पे अपनी ग्रेविटी होगी, मून पे चले जाओ, मून का मास अलग है, मून का रेडियस अलग है, तो उसकी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होगी। तो प्लैनेट के मास और रेडियस पे ये डिपेंड करती है। तो बात करें अगर हम यहाँ पर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सरफेस की अगर हम जो है बात करें तो वहां पर जी का वैल्यू कितना होता है? तो बच्चे वैसे तो ये जो आर है ये कैसे आया मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं कि मान लीजिए ये अर्थ है जिसका मास कितना दिया हुआ है m है, इसका रेडियस कितना है r है, ओके, और एक बॉडी यहां पर है जिसका मास है स्मॉल m। अब बच्चों हमने कल पढ़ा था, यहां से रिपीट करना, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या क्या है, सॉरी मैं यहाँ, तो बच्चों मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से कट कर देना मार्टिना, ओके। तो बच्चे कैसे आया ये फॉर्मूला हम इसके बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है, और हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। अब हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, वो एक बॉडी के सेंटर से लेकर दूसरी बॉडी के सेंटर तक लगती है। तो मान लीजिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है, ये है। अब हमें क्या लगाना है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को हम किस नाम से बुलाते हैं, g से। अब ये फोर्स कैसा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फॉर्मूला क्या आता है, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू mg। m से m कट जाता है, इसीलिए g का ये फॉर्मूला आ जाता है। देखो आ गया ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे जो r है वो है दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। अब जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं तो ये जो स्मॉल r है वो अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ के रेडियस की वैल्यू फिक्स है, मास भी फिक्स है, g की वैल्यू भी फिक्स है, सब वैल्यू पुट कर दोगे तो हमें अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारा जो है क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है। क्लियर है? अब बच्चे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका ये वैल्यू है, और ये वैल्यू कहाँ पे है, सरफेस पे है। मतलब अगर मैं ऊपर जाऊं, पहाड़ों में चले जाएं, है ना, ऊपर जाने का मतलब पहाड़ों में चले जाएं, तो वहां पे क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिस्टेंस वेरी करेगा तो जी की वैल्यू वेरी कर जाएगी। नीचे जाएंगे, अर्थ के डेप्थ के अंदर चले जाएं, मतलब खड्डा खोद के नीचे चले जाएं, वहां पे भी वेरी करेगा जी का वैल्यू। तो मतलब क्या है कि जो कैपिटल जी था वो तो था कांस्टेंट, लेकिन जो स्मॉल जी है इट इज नॉट अ कांस्टेंट, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो बच्चे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चे देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला था, तो जी था जी एम बाय किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे ये जी का वैल्यू है। अब हमें पता है कि अर्थ का जो मास है, अर्थ का मास होता है, अर्थ का वॉल्यूम है, उसका डेंसिटी है। तो बच्चे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जब ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यहाँ पे पुट करूँगा, मतलब डेंसिटी कितनी रो है, वॉल्यूम होता है, अर्थ एक स्फीयर मान के चलेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब उसको सारा काटते हैं तो हमें ये एक फॉर्मूला भी मिल जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑन द डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, मास पे करती है, वो किस वजह से करती है, ड्यू टू योर डेंसिटी। ओके, तो ये
बच्चे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो एक फैक्टर हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि एल्टीट्यूड के साथ, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, ग्रेविटी वेरी करती है, तो वो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अगर हम डेप्थ में जाए, मतलब माइंस में चले जाते हैं, नीचे खड्डा खोद के, तो वहाँ पे जी का वैल्यू कैसे वेरी करेगा। उसके अलावा शेप ऑफ अर्थ कैसे अफेक्ट करती है, सिंपली रेडियस, अर्थ का रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज के डिक्रीज। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे बढ़ जाती है। क्लियर? तो लेकिन वो वहाँ पे भी कैच है, अगर आपसे बोले कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट रहेगा तो रेडियस बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मास अगर कांस्टेंट बोल देगा तो रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो बढ़ जानी है। ओके, सिमिलरली रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करती है। तो कैसे ये वेरिएशन होता है वो देखते हैं। तो बच्चे बात करेंगे सबसे पहले कि एल्टीट्यूड के साथ या बोलेंगे हाइट के साथ जी का वैल्यू कैसे वेरी करता है। तो बच्चे बात करें कि देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल जी है हमारा जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जो अर्थ के सरफेस पे वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पर हैं, ये पॉइंट कहाँ से है, ये इस सरफेस से h हाइट दूर है, तो यहाँ पर g को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो बच्चे, अगर तो हमारा जो h है उसकी वैल्यू r से ज़्यादा है, या तो r से ज़्यादा हो या r के कंपैरिजन में हो, मतलब 100, 200, 500, 1500, 3000, 6000 ऐसे वैल्यू है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, दैट इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बच्चे ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, हमने ये पढ़ा हुआ है जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर क्या होता है कि दोनों बॉडीज के जो सेंटर से डिस्टेंस है वो होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर ई प्लस एच है। ओके, आर ई प्लस एच भी लिख सकते हैं, आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ई प्लस एच, तो यहाँ पुट कर दोगे तो ये आ जाता है। अब जब एच की वैल्यू जो है वो आर से बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस कितना होता है, तो 6400 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 6400 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करते, तो फिर हम ये एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे h का वैल्यू बढ़ेगा, तो अगर h का वैल्यू बढ़ेगा तो g का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए बच्चों जो माउंटेन्स में जब हम जाते हैं तो माउंटेन्स पे ग्रेविटी कम होती है, माउंटेन्स पे ग्रेविटी कम होने की वजह से वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो गैसेस को होल्ड करके रखने वाली फोर्स होती है वो वीक हो जाती है, तो गैसेस एस्केप कर जाती हैं इसीलिए। क्लियर? तो बच्चे कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ग्रेविटी की वैल्यू कम क्यों है, उस वजह से डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम होने की वजह से प्रेशर कम होता है, माउंटेन्स में प्रेशर कम होने का यही कारण होता है। क्लियर? तो ये बच्चे हमारा फर्स्ट वेरिएशन था। अब बात करेंगे सेकंड वेरिएशन की। अब हम कहाँ जाने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द अर्थ। तो हम डेप्थ के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करेंगे। तो बच्चे जब हम यहाँ पे थे तो जी के वैल्यू कितना था, तो जी का वैल्यू था जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय क्या था, आर स्क्वायर था। अब जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो ये जो है डी डेप्थ दूर है इस सरफेस से, तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या होगा, तो ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी डी इज इक्वल टू जी, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस डी डिवाइड बाय आर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो जी की वैल्यू कम हो रही थी। सिमिलरली अब अगर हम नीचे आएंगे तो आर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, नहीं, आर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ मैं ओके, कट कर देना। तो बच्चे हाइट वाले केस में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे एच बढ़ रहा था तो जी की वैल्यू कम हो रही थी। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे डी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो डी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये पूरी टर्म इंक्रीज होगी और 1 में से माइनस हो जाएगी, तो इस वजह से जो है यहाँ से रिपीट कर देना। ओके,
तो बच्चे डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जैसे जैसे एक बार यहाँ से, तो बच्चों डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चे जैसे जैसे नीचे जाएंगे डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ये पूरी टर्म इंक्रीज कर जाएगी और 1 में से माइनस होगी, माइनस होने से ओवरऑल जी की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों केसेस में जी की वैल्यू डिक्रीज ही करेगी। और जब हम सेंटर पर पहुंचेंगे, एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पर क्या होगा, बताइए, अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, जो डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के या आर ई के बराबर हो जाएगा, है ना। तो डी को जब आर के बराबर पुट करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। तो ये बच्चे हमारा सेकेंड वेरिएशन था। अब ये था बच्चे हमारा वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी, मतलब कैसे जी जो है हाइट के साथ वेरी करती है, डेप्थ के साथ वेरी करती है। अब जो बच्चे हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चे इन्हीं पे, डेप्थ और हाइट पे और या जी पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस क्विज को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ is related to the universal gravitation constant capital G as m is the mass of earth and r is the radius of earth। तो small g और capital G में रिलेशन बताना है। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं तो कट कर देना, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ओके। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्विज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी एज वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेसिकली हमें स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन बताना है। तो ये है हमारे 4 ऑप्शंस। तो बताइए व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ओके, तो दोनों में रिलेशन क्या है अभी हमने पढ़ा है, फॉर्मूला के थ्रू ही आपको ये बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तो बच्चे स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो बच्चे यही फॉर्मूला होता है, तो यही रिलेशन है। तो आंसर क्या आएगा, राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। क्लियर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट What position the value of G is minimum। तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है G की वैल्यू सबसे कम कहां पे है। फर्स्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेकंड इन एन एरोप्लेन एट द हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, थर्ड इन अ माइन विच इज 3 किलोमीटर डीप, फोर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चे G की सबसे कम वैल्यू बतानी है। तो अगर हम बात करें G की सबसे कम वैल्यू की, तो सबसे कम वैल्यू कितनी है, 0। कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, assuming the earth to be of uniform density what will be the effect on acceleration due to gravity with increasing depth। तो 4 ऑप्शंस हैं, बताना है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो बच्चे हमने पढ़ा था कि जी डी डेप्थ के हिसाब से जी की कैसे वेरी करती है। तो फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, या आर लिख सकते हो। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the body of mass m located at a distance to r from surface of earth if r is the radius of earth and g is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth। तो बताना है कौन सा जो है सही आंसर होगा। तो बच्चे सिंपली क्या पूछा गया है कि एक पॉइंट है जो अर्थ के सरफेस से 2r दूर है, वहां पर g की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी हाइट पे हमने पढ़ा हुआ है कि जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो ये होता है जी एच
इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो होता है जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2h अपॉन आर वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो h की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो 2r दे रखी है। ओके, तो h तो ज़्यादा है r से, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला लगेगा। तो बच्चे पुट कर दीजिए h की वैल्यू, r ई कितना है, r है, पुट कर दोगे तो gh क्या आ जाएगा, gh विल बी जी एम आर प्लस 2r कितना हो जाएगा, 3r का स्क्वायर, ये बन जाएगा जी एम अपॉन 9r स्क्वायर। तो बच्चे ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है ये क्या है, ये वैल्यू है जी की सरफेस के ऊपर, तो जी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी जी बाई 9। सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है हमारा ये जो क्विज है वो फिनिश होता है, और अब हम करेंगे इस पूरे के पूरे सेशन को समराइज। तो बच्चे क्या क्या पढ़ा आज हमने, तो सबसे पहले हमने जाना कि ग्रेविटी क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, उसका फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वेरी करती है, हाइट से कैसे वेरी करती है, डेप्थ से कैसे वेरी करती है, और फिर हमने इस सेशन का एंड किया एक क्विज के साथ। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन लर्निंग।